हेलो एवरीवन। आप सोच रहे हो कि बाप रे बाप फिर से एमसीक्यू। टेंशन मत लो, मेरा स्टॉक खत्म एमसीक्यू का। वैसे तो पूरी बुक में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने कोशिश करी कि जितने भी कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज हैं वो, और जो कुछ इंपॉर्टेंट है थोड़े ट्रिकी टाइप के, वो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में देख लिया होगा। इससे पहले कि इन एमसीक्यू को हम डिटेल में समझाएं आपको, एक बार हम फिर से याद दिलाएंगे। अब आप भी हंस रहे हो, हम भी हंस रहे हैं कि एमसीक्यू में ऑप्शन भी लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, लेकिन बहुत ध्यान से जो ऑप्शन करेक्ट है उसी के सामने का डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये हमने आपको हर एक अपने जितने भी एमसीक्यू वाले वीडियोस थे सब में हमने आपको ये चीज समझाई है कि आप किस तरह से ध्यान रखना कि एमसीक्यूज में करना क्या है। पहला एमसीक्यू लेते हैं हम लोग कि कैटलिस्ट यूज्ड इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये आप देखोगे कि जब हमने आपको स्टडी ऑफ कंपाउंड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे तो हमने आपको एक वो बार टाइप एक बॉक्स टाइप का बना के क्वेश्चन बताया था, जिसमें आपको एक कुछ दिया होगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस या कोई एक प्रोसेस का नाम, 3 ब्लैंक दिए होंगे। उसमें भी हमने आपसे कहा था कि आप जो है सारे कैटलिस्ट जरूर याद कर लेना हर चेंबर के। और यही चीज हमने जब आपको एक वीडियो बनाया था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एट अ ग्लांस, तो वहां भी हमने आपको बोला था कि आप सबसे पहला हमारा हेडिंग, क्योंकि हमको मालूम था कि ये बेसिकली कैटलिस्ट जो है ज्यादातर आपके आते हैं उसमें एमसीक्यूज में, और जहां पे नेक टू नेक की टक्कर होती है, अब गड़बड़ हो जाती है वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटलिस्ट यूज्ड इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हमको मालूम है भाई कोक हम ले नहीं सकते, ये हमारा क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आयरन हम लेंगे नहीं क्योंकि वो हम अमोनिया में लेते हैं। वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में लेते थे जब SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते थे। तो बस तीनों चीजें आपने याद रखी, बाकी क्या बचा? प्लैटिनम। तो फर्स्ट का आपका आंसर हो गया कैटलिस्ट यूज्ड इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज प्लैटिनम। अब हम आते हैं द गैस इवॉल्व व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड। ऑलमोस्ट 40% बच्चों का ये आंसर गलत होता है। वो सोचते हैं कि द गैस इवॉल्व व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड। अगर नाइट्रेट की हीटिंग अच्छे से नहीं तैयार है, हालांकि हमने बता दी थी, अभी आपको हम एक बार रिवाइज भी करा देंगे, तो आप देखोगे आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अरे यार नाइट्रेट है तो सारे नाइट्रेट तो NO2 देते हैं। बस वही गलती हो गई। गलती क्या हुई इसमें? अगर आप एक्टिविटी सीरीज स्टार्टिंग से बनाओगे तो हमने आपको बताया था कि हम जब एक्टिविटी सीरीज बनाते हैं नाइट्रेट की हीटिंग, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हमने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये आपका हो गया, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, आप समझ लेना इस चीज को। और हमने कहा था PT और AU, इनको तो हम नोबल मेटल्स हैं, इनको कहीं काउंट ही नहीं करते, किसी भी प्रॉपर्टी में इनको हटा देते हैं। अब हीटिंग ऑफ नाइट्रेट में आप देखो हमने इन दोनों एलिमेंट्स को निकाला था। इनकी नाइट्रेट को जब हम हीट करते थे तो हमको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिलते थे, रिस्पेक्टिव नाइट्राइट मिलते थे, नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस। 2KNO3 gives 2KNO2 plus O2। बाकी सब में हमको यहां से लेके यहां तक आपका ये भी डिवीजन हो जाएगा। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिलते थे प्लस NO2 मिलती थी प्लस O2 मिलती थी, और इन दोनों में हमको रिस्पेक्टिव मेटल मिलता था। हमने विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन समझाया था ये चीज आपको, और NO2 और O2 मिलती थी। तो अब आप देखो यहां पे क्या हुआ कि द गैस इवॉल्व व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट जब इनको हीट करते हैं तो गैस इवॉल्व ऑक्सीजन होती है, NO2 इन दोनों में नहीं होता, बाकी सब में आपका NO2 होगा, O2 भी होता है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम में आपका रिस्पेक्टिव नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है। तो द गैस इवॉल्व व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड, योर आंसर इज ऑक्सीजन गैस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस वाइट पीपीटी व्हेन एडेड टू। अब देखो जो डाइल्यूटर कॉन्क का टेस्ट था वो सिलेबस से हट गया था, लेकिन अब फिर से इंक्लूड कर दिया 425 के सिलेबस में आ गया है, काउंसिल के सिलेबस में है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस वाइट पीपीटी व्हेन एडेड टू। तो अगर आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड के लास्ट वाले पेज में एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट दे रखा है। तो वहां पे आप देखोगे भाई देखो कॉपर, अगर आपका कॉपर नाइट्रेट है H2SO4 डालोगे CuSO4 बनेगा जो कि आपका ब्लू पीपीटी देगा। ZnSO4 व्हाइट देता है, PbNO3 होल ट्वाइस। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो है PbNO3 ये आपका एक करेक्ट चॉइस है, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट में हम देखते हैं कि जब लेड नाइट्रेट में हम H2SO4 डालते हैं तो PbSO4 का व्हाइट पीपीटी बनता है। बस सारा सॉल्यूशन हमारा यहां पर आ गया। और इक्वेशन में क्या होता है कि PbSO4 प्लस HNO3 बन जाता है, PbSO4 इनसॉल्युबल होता है। यही चीज जब हम यहां पे AgNO3 लेंगे, सॉरी PbNO3 होल ट्वाइस, तो हमारा क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। सॉरी AgNO3 निकल गया मुंह से। अब नेक्स्ट आते हैं, द सॉल्यूशन विच लिबरेट SO2 गैस फ्रॉम सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड कोई भी मेटालिक सल्फाइड लेते हैं वो डाइल्यूट एसिड के संग SO2 गैस देते हैं। तो आपको इन चारों में ढूंढना है कि आपका कोई डाइल्यूट एसिड दिया हुआ है। अब देखो NaOH सॉल्यूशन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्कली है, NH4OH भी वीक बेस होता है, ZnSO3 ये तो ऑलरेडी सॉल्ट है, तो सॉल्ट से रिएक्शन तो करेगा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, ये वाला। इसको आप यूं याद कर सकते हो या आप यूं याद कर सकते हो कि सोडियम सल्फाइड ITE। तो जब सल्फाइड की हम डाइल्यूट एसिड के संग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सॉल्ट, वाटर और SO2 गैस बनता था। तो ये ऑप्शन हमारा यहां पर हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं S plus 2H2SO4 gives 3SO2 plus 2H2O. The role played by H2SO4 in the equation. अब देखो एसिडिक नेचर हो नहीं सकता क्योंकि एसिडिक नेचर में हम लोग सल्फर के संग, कार्बन के संग, कॉपर के संग, ये आपका कॉपर के संग ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड नेचर शो करता था जो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में था। ठीक, तो यहां पे एसिडिक नेचर होगा नहीं, तो सिंपल सा हमने देखा कि ये हमारा इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने बताई थी वो आप सारी बहुत अच्छे से याद करिएगा, उनकी एक एक इक्वेशन ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो ये मल्टीपल चॉइस में आया है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है। 5 इक्वेशन दे रखी होंगी, हमने अपने वीडियो में डाला है, 5 इक्वेशन दे रखी होंगी और 5 उनकी प्रॉपर्टीज, जो भी 5 प्रॉपर्टीज होती है वो 5 प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी। आपको सिर्फ मैच कराना है। उसमें गड़बड़ कहां होती है कि काफी इक्वेशंस इतनी ज्यादा मिलती जुलती हुई होती हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा अरे यार ये एसिडिक प्रॉपर्टी है कि ये आपकी ये डाइल्यूट नेचर है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो 5 प्रॉपर्टीज अभी भी ये समझ लो, आप जितनी भी चीजें हम यहाँ बीच में बता रहे हैं ये आपकी लास्ट मोमेंट की एग्जामिनेशन टिप्स हैं, उनको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब द एसिड विच गिव्स कार्बन विद केन शुगर। अब केन शुगर आप याद करो, कार्बन C6H12O6 या C11H22O11, उसमें भी हम लोगों ने जब कॉन्क H2SO4 डालते थे तो ब्लैक स्पॉन्जी मास मिलता था कार्बन का। ये भी हमने बताया था आपको। ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे, कॉन्क H2SO4 इज एडेड टू शुगर या केन शुगर, तो आपका आंसर होगा ब्लैक स्पॉन्जी मास। तो वहां पे वो क्या नेचर शो करता था भाई, आपने ग्लूकोज लिया या केन शुगर लिया, उसके अंदर से वाटर के सारे मॉलिक्यूल निकल गए, केवल कार्बन बचा। अब वाटर के सारे मॉलिक्यूल कौन निकालता था, कोई अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट निकालेगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्क H2SO4 जब दिया हुआ है तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता बाकी किसी के संग। कॉन्क HCl, कॉन्क HNO3, कॉन्क H2CO3 कोई भी नहीं होगा। यहां पे ये कॉन्क H2SO4 को शो कर रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस हम आपने पढ़ा होगा 9th में भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में कि मीथेन। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पूछा, ग्रीन हाउस गैस, तो सिंपल सा आंसर आपका। कुछ तो मल्टीपल चॉइस ऐसे होते हैं कि आप देखो खटाक से निशान लगा दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका वैसे ही क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं द कंपाउंड विच व्हेन एडेड टू एथेनॉल टू मेक इट स्पूरियस। अब आप अल्कोहल पढ़ोगे, नीचे उसमें आप देखोगे स्पूरियस अल्कोहल, मिथाइलेटेड अल्कोहल और डिनेचुरेटेड अल्कोहल, जो सिलेबस से पहले हट गए थे लेकिन अब हैं।
तो इसीलिए हमने अपने वीडियो में भी उनको मेंशन करा है। तो यहां क्या है, द कंपाउंड विच व्हेन एडेड टू एथेनॉल टू मेक इट स्पूरियस। तो एथेनॉल में जब हम मेथेनॉल मिला देते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है कि वो आपका स्पूरियस हो जाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि द कंपाउंड विच व्हेन एडेड टू एथेनॉल, अब एथेनॉल में मिलाएंगे मेथेनॉल, तो अब आपको ऑप्शन ढूंढना है कि मेथेनॉल कौन सा होगा। अब लेकिन बहुत ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया मेथेनॉल, एल, एल नहीं OL लेना है आपको, फिर मेथेनोइक एसिड, ये हो नहीं सकता, तो हमारा यहां पे ऑप्शन हो गया मेथेनॉल। अब ध्यान रखना, ये नहीं खाली बस जल्दी में देखा, अच्छा मेथेन, वो पता चला एलमेटिक लगा दिया, मेथेनल मेथेनॉल, तो मेथेनॉल होता है उसका आंसर। अब अगला वाला भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते थे जिसमें हम लोग क्या करते थे, निकेल की प्रेजेंस में, तो ये आपका आंसर हो गया निकेल। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा समझ के करना आप, इसमें भी हम लोगों ने बहुत गलतियां ऑब्जर्व करी थी। नंबर ऑफ CH बॉन्ड इन इथेन। अब यहां पर आपने क्या किया कि इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब देखो यहां पर वो कह रहे हैं नंबर ऑफ CH बॉन्ड, तो C के संग एक H ये लगा हुआ है, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा बी यानी कि 6। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को वो दूसरी तरह से कैसे पूछ सकते हैं, दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथेन, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 7 हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ CH बॉन्ड तो आपके 6 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आयुपैक नेम ऑफ एसिटाइलिन। अब देखो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप जितने भी कंपाउंड के मेन हमने बताए भी थे, पूरा लाइन खींच के हमने लिखा भी था कि कौन कौन से कंपाउंड के कॉमन नेम इंपॉर्टेंट हैं जो आपके रिएक्शन में भी काम आएंगे। जैसे हमने आपसे कहा था कि गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला नहीं मालूम, हमने कहा चलो मीथेन की क्लोरीन के संग रिएक्शन दिखाओ, थर्ड स्टेप तक आपने तीनों स्टेप बना दिए। हमने कहा प्रोडक्ट क्या बना, आपने कहा सर ट्राइक्लोरोमीथेन बनना है। अरे ट्राइक्लोरोमीथेन तो आयुपैक नेम है, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म होता है। तो इन चीजों की इंपॉर्टेंस आप ध्यान रखिएगा। अब आयुपैक नेम ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन जो है वो आपका जो इथाइन होता है उसका नाम होता है एसिटिलीन, और जो आपका इथीन होता है उसका नाम होता है इथाइलीन। तो बच्चा इन और इन से कंफ्यूज होता है, ज्यादातर बच्चे इसमें एसिटिलीन को इथीन लिख देते हैं। एसिटिलीन इज इथाइन, बट आपका जो इथीन होता है वो क्या होता है, इथीन होता है आपका, सॉरी एसिटिलीन होता है आपका इथाइन। अब कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके अक्सर जो है बच्चों के गलत होके उनको जो है 79 पर रोक देते हैं। अब आप देखो ध्यान से, जब भी ऐसा आप कोई क्वेश्चन देखो कि आपको कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है और आपसे पूछा गया कि किस ग्रुप को वो बिलोंग कर रहा है, तो भाई सीधी सी बात है कि हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। आप ऐसे करके बना लो इसको और तीनों के फॉर्मूले लिख लो, ठीक। अब पहला देखो आप H कितना, C कितना दिया, C दिया 10, तो आप दोनों में 10 रख के देख लो, C10 H 22 आ जाएगा, जो कि ये नहीं हो सकता। CN, अब N का डबल कर देना यानी कि H, तो H 20 हो जाएगा। अब यहां पे क्या किया, C10 H, 10 2 20 माइनस 2 18, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, आपका एल्काइन ग्रुप को। तो यहां पे क्या होगा कि हमारा ये जो है आपका एल्काइन ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सी स्ट्रेट डेफिनेशन एस्टरिफिकेशन की, तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन एस्टरिफिकेशन। अब यहां एक चीज भाई, एस्टरिफिकेशन एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि रोल ऑफ कॉन्क H2SO4 क्या था यहां पे कि टू प्रिवेंट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से रोकता है, क्योंकि आप एक जगह, 2 जगह आपकी इक्वेशन दे रखी है, एक जगह आप देखोगे, एक जगह आपकी दे रखी है विदाउट रिवर्सिबल साइन,
एक जगह दे रखी है विद रिवर्सिबल साइन। तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। तो उस समय भी जब हम पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक में, तो हमने आपसे क्या बोला था, हमने आपसे बोला था आप कॉन्क H2SO4 जरूर लिखना, चाहे रिवर्सिबल साइन के संग चाहे इर्रिवर्सिबल साइन के संग। भाई ये कॉन्सेप्ट आया तो हमने कहा एक बार फटाक से रिवाइज करा देते हैं। तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोइथेन फ्रॉम इथीन। अब इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान रखिएगा, देखो ये सेम क्वेश्चन आपका 1,2 डाइब्रोमोइथेन फ्रॉम इथेन भी होता है। आपको यहां पर इस प्रोडक्ट से मतलब नहीं होना है, रखना है, आपको देखना है फ्रॉम किससे दिया हुआ, इथीन से दिया है कि इथेन से दिया है। अब इथीन से दिया है मतलब कि आपका एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, आप कहोगे एडिशन रिएक्शन। बस कुछ नहीं, आपका आंसर आ गया। तो यहां पर सीधे से आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एडिशन रिएक्शन। अब थोड़े से एमसीक्यू बचे हैं, तो उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि वेरी गुड, ऑप्शन भी लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी लिखना है करेक्ट वाला सही देख के। अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग अबाउट एल्केन्स। हमने आप इतना तो आपने ध्यान से देख लिया होगा सारे, अगर चारों सीरीज देख ली आपने मेरी, तो आपने देखा होगा कि सारे एमसीक्यूज हमारे चैप्टर वाइज ही हैं। पीरियोडिक से स्टार्ट करा, एंड कर दिया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे क्वेश्चन निकाल लिए। उसमें आपने देखा होगा हर चैप्टर में एक ना एक क्वेश्चन, हमने सबको अंडरलाइन भी किया है कि वो नॉट वाला जरूर है। चाहे आप केमिकल बॉन्डिंग से ले लो, चाहे पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ले लो, चाहे स्टडी ऑफ कंपाउंड से ले लो, हर एक में एक क्वेश्चन नॉट वाला जरूर है। तो ये ऑर्गेनिक में भी आ गया कि रॉन्ग अबाउट एल्केन, यानी कि एल्केन को कौन सा, इनमें चार ऑप्शन में से कौन एल्केन का नहीं है। भाई देखो एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। आप ढूंढो कोई कुछ दे रखा है सिंगल बॉन्ड, मतलब ये आपका होगा। फिर एल्केन्स सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो भी होगा। एल्केन्स की कंप्लीट कंबशन कराओ, CO2 वाटर देगा, वो भी होगा। अब देखो ये कह रहे हैं दे अंडरगो एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया कहां से ये एडिशन रिएक्शन देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी एडिशन रिएक्शन देंगे ही नहीं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो गया बी कि मतलब दे अंडरगो एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर A substance that turns moist starch iodide paper black। अब देखो यहां पे क्या हो गया कि यहां से आपका मतलब इतना तो देख के आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक के बाद सीधा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आ गया। लेकिन यहां पर आप देखो, यहां पे कह रहे हैं द सब्सटेंस मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लैक, जो कि क्लोरीन का टेस्ट है। अब देखो गैस के टेस्ट से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आप जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को अभी रिवाइज करोगे तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपको सारे टेस्ट इस तरीके से भी तैयार करने हैं कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकाल लो आराम से। अ सब्सटेंस दैट टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लैक, तो ये हमने अभी आपको बता ही दिया कि ये क्लोरीन देता है। अब आप देखो द सॉल्ट दैट गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट विद NaOH, ग्रीन प्रेसिपिटेट विद NaOH। ग्रीन हमको मालूम है रेडिश ब्राउन फेरिक देता है, रेडिश ब्राउन फेरिक देता है, डर्टी ग्रीन फेरस देता है। वो आपसे कह रहे हैं कि डर्टी ग्रीन या ग्रीन PPT विद NaOH। अब बात आ गई कि आपने याद किया फेरस और फेरिक से, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो उसको सेकेंडरी रखो, Fe+2 Fe+3 आप यहां देखो। तो आपको मालूम है कि ये जो ग्रीन PPT है वो Fe+2 देता है। आप पूरे में ढूंढो कहीं Fe+2 है, आपने कहा अरे सर ये है, हमने कहा वेरी गुड ये लो, मतलब इस तरह से। अब देखो वैसे भी Fe+3 के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। तो अब बच्चा सोचता है कि अरे यार दो दिए तो जरूर इनमें से कोई एक होगा, लेकिन आप यहां ध्यान दो ना कि गिव्स ग्रीन PPT विद NaOH। तो ग्रीन PPT Fe+2 देता है। आपने Fe+ बता तो ना, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेबल बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, along with precipitate का कलर एंड देयर सॉल्युबिलिटी। और जितने भी आपके रेडिश ब्राउन डर्टी ग्रीन दिया है उसमें आप देखोगे PPT नहीं लिखा है। वो हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि अपनी बुक में आप PPT अपने हाथ से बढ़ा लेना ताकि लिखते वक्त ध्यान रहे। अब देखो विच विल नॉट प्रोड्यूस एसिड विद वाटर। अब इस क्वेश्चन को भी हम यहां समझाते हैं। देखो भाई आप CO2 लोगे, वाटर के संग रिएक्शन कराओगे, आपका H2CO3 बनेगा।
ये भी जो है एसिड बनाता है। अब आपने क्या किया, आपको दिमाग में आएगा अरे सर NO2 तो नहीं बनाता। हमने कहा नहीं, देखो NO2 क्या है, HNO3 और HNO2 का मिक्सचर बनाता है, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ये हमने अभी एक मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा आया था। तो ये भी हमारा एसिड देता है, भले ही दो एसिड का मिक्सचर दे रहा हो लेकिन एसिड दे रहा है। अब SO3 ये तो आप 6, 7, 8 से पाते चले आ रहे हो, ये आपका H2SO4। लेकिन क्या कहीं देखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के संग अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो चलो एक बार होता कि भाई कार्बोनिक एसिड बन जाएगा अंडर प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन में वो भी नहीं बनता। लेकिन यहां इन्होंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपका आंसर हो गया यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, अब वही क्वेश्चन आ गया, विच इज कॉल्ड मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो सिंपल सी बात है, NO2 इज कॉल्ड मिक्स्ड, ये हमारे गिव रीजन वाले में भी है, NO2 इज कॉल्ड मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। Why? Because it gives mixture of HNO3 and HNO2। तो यहां पर हमारा क्या हो गया कि एसिड एनहाइड्राइड हमारा हो गया NO2। फिर कह रहे हैं अ क्लोराइड which forms a precipitate which is soluble in excess of NaOH। अब देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां भी होगा, सारे ही क्लोराइड दे रखे हैं। अब आप कहोगे अरे यार एक्सेस में कौन सा, तो देखो भाई कैल्शियम NH4OH के संग, ये हमने डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड वाले उसमें बताया था। कहीं पर आप देखो कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट दिया है, दूसरा कुछ और दिया है, NaOH से रिएक्शन करा दो, कैल्शियम का कोई NH4OH के संग कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट जो है NH4OH के संग रिएक्शन नहीं करता है। दूसरे वाले के संग जो भी आपका है दिया हुआ है, जिंक दिया है तो व्हाइट PPT लिख दो, जो भी दिया है Fe+2 दिया है डर्टी ग्रीन लिख दो, Fe+3 दिया है रेडिश ब्राउन लिख दो, काम खत्म। तो ये कह रहे हैं कि फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। तो देखो भाई पहला वाला तो आपका हट गया क्योंकि कैल्शियम है। अब कह रहे हैं कि फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट विच इज सॉल्युबल। अब देखो यहां भी एक चीज आप ध्यान रखना, समझ लो इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री का रिवीजन हो जा रहा है। Fe+2 हो या Fe+3 हो, NH4OH के संग भी NaOH के संग भी, दोनों के संग आपका वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देते हैं। एक्सेस में डाल दोगे प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होंगे, डर्टी ग्रीन रहेगा, रेडिश ब्राउन रहेगा। तो अब NH4OH में Cu का कोई भी सॉल्ट आप डालो, तो ये तो हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में बताया है क्या, कि कॉपर में हम जब NH4OH किसी भी कॉपर के सॉल्युबल सॉल्ट में डालते हैं तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, याद आया, विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस एंड चेंजेस इनटू इंकी ब्लू सॉल्यूशन। ये पूरा लिखना होता है क्योंकि कोई भी प्रेसिपिटेट अगर सॉल्युबल है तो वो सॉल्युबल होने के बाद सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। अगर उसका कोई कलर नहीं हो रहा, कलरलेस हो जा रहा, तब भी आप कहोगे सॉल्युबल इन एक्सेस एंड चेंजेस इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लास्ट में मस्ट है अगर सॉल्युबल है। तो ये एक चलो आपका ऑब्जर्वेशन वाले में भी रिवीजन हो गया अच्छे से। तो ये हमारी MCQ का चौथा पार्ट था, जो ऑलमोस्ट हमने देखा कि सारे पार्ट कोशिश करे हैं कि कवर कर ले। मोस्ट प्रोबेबली आपको ढेर सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे और ज्यादा क्या बोले, बस दिल से बोलना है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।